हाँ जी बच्चे, कल हमने जो पढ़ा था, मैं एक बार आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सारे जने देख लो। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 4 इवेंट्स होती हैं जिनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ये चारों इवेंट्स कौन कौन सी हैं? एम्ब्रियो का बनना, एंडोस्पर्म का बनना, सीड का बनना और फ्रूट का बनना। ये चारों फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, जिसमें ये 2 हम पढ़ चुके थे, ये 2 हमने कल पढ़े थे, सीड और फ्रूट। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और फ्रूट कैसे बनता है? बेटे, सीड के फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है। पके हुए ओव्यूल को, राइपन्ड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोलते हैं। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बन जाता है, इनर इंटेगुमेंट टेगमन बन जाता है, और टेस्टा टेगमन दोनों को मिला के सीड कोट बोलते हैं। टेस्टा हार्ड लेदरी आउटर कवर है, टेगमन कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। मान लो एक ही इंटेगुमेंट है, फिर सिर्फ टेस्टा बनेगा। एग से एम्ब्रियो बन जाता है, पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म बन जाता है, और माइक्रोपाइल अपनी जगह पे ही है। पहले यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही थी, अब इसमें से पानी और गैस एंटर करेंगे जब ये सीड जर्मिनेट करेगा। तो मैं सम अप कर रही हूँ, लास्ट रीजन है, ध्यान से सुनना। पके हुए ओव्यूल को या राइपन्ड या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोलते हैं। बाहर की इंटेगुमेंट टेस्टा में बदल जाती है, अंदर की इंटेगुमेंट टेगमन में। अगर एक ही इंटेगुमेंट हुई तो टेस्टा ही बनेगा। टेस्टा काफी हार्ड, टफ, लेदरी भी हो सकता है, लेकिन टेगमन इतनी टफ नहीं होती है, ठीक है। एम्ब्रियो बनता है एग से और एंडोस्पर्म बनता है पोलर न्यूक्लियाई से, और माइक्रोपाइल अपनी प्लेस पे ही रहेगा। पहले माइक्रोपाइल से एंटर कर रही थी पोलन ट्यूब, अब माइक्रोपाइल से एंटर करेंगे गैस और वाटर, ठीक है, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि सीड कभी भी एकदम से जर्मिनेट नहीं करता। मतलब आप सोचो ये बन गया, अब ये एकदम से जर्मिनेट करे, ये नहीं होगा। सीड हमेशा पीरियड ऑफ डोरमेंसी में एंटर कर जाता है, शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, खुद को शांत कर लेता है, क्योंकि इसने फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस करने हैं, खुद को जर्मिनेशन के लिए तैयार करना है। तो ये थोड़ी देर ना शांत हो जाएगा। अब शांत होने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो करना पड़ेगा, तो ये वाटर कंटेंट अपना डिक्रीज कर लेता है, 10 से 15% पानी रह जाता है, और वाटर घटने की वजह से एक्टिविटीज भी बड़ी घट जाती हैं, और ये थोड़ी देर शांति में चला जाता है। पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी बोलते हैं। तब इसके अंदर फिजियो और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ये खुद को जर्मिनेशन के लिए तैयार कर लेता है। जब एक बार ये तैयार कर चुका, फिर ये खुद को डिस्पर्स करेगा, सूटेबल जगह पे गिरेगा, पानी और ऑक्सीजन गैस इधर से एंटर करेंगे और ये जर्मिनेट कर जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीड बना और साथ ही के साथ जर्मिनेट हो गया, हो ही नहीं सकता। उसमें फिजियो और हार्मोनल चेंजेस होनी अभी बाकी है, तो उसको थोड़ी देर शांत रहना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले वो अपना वाटर कंटेंट घटाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन करके शांत हो जाएगा। जब तैयारी हो जाएगी, जब उसमें एबिलिटी आ जाएगी जर्मिनेशन की, तब वो अपने आप को डिस्पर्स करेगा, सूटेबल जगह पे गिरेगा, पानी और गैसेस अंदर जाएंगे, और फिर वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। एक और चीज याद रखो कि सीड जो बनाता है, भाई ध्यान से सुनना, सीड जो बनाता है हम उसको हायर प्लांट क्यों बोलते रहते हैं? ऐसी क्या खासियत है सीड के अंदर? जिम्नो एंजियो को हम बार बार कहते हैं जी हायर प्लांट है, क्योंकि ये सीड बनाते हैं। सीड की क्या खासियत है? सीड में ऐसी क्या खासियत है? तो सीड की खासियत होती है बच्चे कि सीड ही है जिसने एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दी, यही एम्ब्रियो को नरिश करता है, यही एम्ब्रियो को दूर दूर तक डिस्पर्स करता है। हमारी खेती भी सीड पे ही टिकी हुई है, और सीड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस लेके आता है, नए नए जीन के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट है। और एक चीज, सीड पे बहुत भरोसा किया जा सकता है कि ये बनेगा ही बनेगा। सीड फॉर्मेशन बहुत डिपेंडेबल है, बहुत भरोसे के लायक है। क्यों? क्योंकि ना तो मेल गमीट को फीमेल तक जाने के लिए पानी चाहिए, ना फिर उसको एग तक जाने के लिए पानी चाहिए। पहले उसको फीमेल तक कौन लेके जाता है? पोलन ग्रेन, और फिर उसको एग तक कौन लेके जाता है? पोलन ट्यूब। ना पहले पानी चाहिए ना बाद में पानी चाहिए, सो पानी की जरूरत है नहीं। सो पानी मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, सीड बनी जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगी। लोअर प्लांट्स में पानी चाहिए होता है, अगर पानी नहीं मिला फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है,
और वो नौबत यहाँ कभी नहीं आएगी, ठीक है। सो एनसीईआरटी से वो एडवांटेजेस वाला जो टॉपिक है एक बार फटाफट रीड करके देखो। ठीक है बेटे, सो पढ़ लिया सबने। सो मैं एक लास्ट बारी रिवीजन करा दूं कि जो सीड है ना, इसके फायदे ही फायदे हैं। हमारी खेती देखो सारी सीड पे तो टिकी हुई है। अगर दाने नहीं होंगे तो हम बोएंगे किसको, फसलें कैसे लेंगे। और सीड जो होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड में बहुत अच्छे अच्छे जीन्स के कॉम्बिनेशंस आते हैं। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, एम्ब्रियो को नरिश करना, दूर दूर तक स्प्रेड करना, ये सब सीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सीड फॉर्मेशन अक्सर फेल नहीं होता, आप भरोसा कर सकते हो कि ये बनेगा ही बनेगा। रीजन, क्योंकि ना तो गमीट को पानी चाहिए फीमेल तक पहुंचने के लिए और ना एग तक पहुंचने के लिए पानी चाहिए। सो यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके जाएगा, आगे पॉलन ट्यूब लेके जाएगी, वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पानी मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड बन जाएगा। लोअर पौधों में ये दिक्कत होती है, उनके गमीट पानी से स्विम करके जाते हैं। सो पानी नहीं मिला तो बेचारे नहीं जा पाते, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है। इनमें फर्टिलाइजेशन अक्सर फेल नहीं होती होंगी, पानी नहीं चाहिए और सीड बनेगा ही बनेगा। ये जो फूड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर एम्ब्रियो इसको पूरा नहीं खा पाया और ये बचा हुआ है तो ये मोनोकॉट का एंडोसीड होगा, ठीक है। अगर फूड बचा हुआ है तो ये मोनोकॉट का एंडोस्पर्मिक सीड होगा। एम्ब्रियो इस केस में वीक रहेगा, जब उसने पूरी रोटी नहीं खाई तो कैसे डेवलप होगा। सो कॉटिलिडन पतले और छोटे होते हैं, ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है। सो ये वाला केस देखो, इसमें क्या हुआ, पूरी रोटी नहीं खाई, कॉटिलिडन छोटा रह गया, पतला रह गया, एम्ब्रियो वीक है, कंपैरेटिव वीक इन द सेंस कि बहुत वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है और दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, ये एक्सेप्शन है, ये डाइकॉट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ये गायब है, इसका मतलब एम्ब्रियो जरूर मोटा तगड़ा होगा क्योंकि सारा खाना वो चटम कर चुका है। ये दालें चने मटर मूंगफली यानी कि डाइकॉट्स में होता है, इसको एक्स अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, ये एक्सेप्शन है। ये सब डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है जो इसको बिलोंग करता है कैटेगरी को, ठीक है। सो मैं एक बार लास्ट बारी बता दूं आपको कि अगर खाना बचा हुआ है इसका मतलब एम्ब्रियो स्मॉल और थिन होगा, कॉटिलिडन पतले होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि वो पूरा खाना कंज्यूम नहीं कर पाए, खाना बचा हुआ है, ये मोनोकॉट के सीड में होता है। और अगर खाना पूरा चटम हो गया फिर एम्ब्रियो खूब तगड़ा होगा, ये डाइकॉट के सीड में होता है, ठीक है। इस केस में सारे मोनोकॉट आएंगे, सिर्फ ये डाइकॉट है, और इस केस में सारे डाइकॉट आएंगे, सिर्फ ये मोनोकॉट है। याद रखना, इनको एंडो नॉन एंडो सीड तो बोलते हैं, अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। और कभी कभी एंडोस्पर्म से भी पुराना न्यूट्रिटिव टिश्यू, मतलब उससे भी पहले का न्यूट्रिटिव टिश्यू देखने को मिल सकता है, ये होता है न्यूसेलस, उसके रिमेन, और इस लेयर को बोलते हैं पेरिस्पर्म, और सीड का नाम भी पेरिस्पर्मिक सीड रहेगा। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, एक हमारी मदर, एक मदर की भी मदर है ना, ऐसे ही फूड टिश्यू कौन सा होता है मेन, एंडोस्पर्म, एक उससे भी पुराना फूड टिश्यू है, कभी कभी वो भी बचा होता है, उसके भी रिमेन्स देखने को मिल सकते हैं न्यूसेलस के। पेरिस्पर्म लेयर नाम है उसका, सीड पेरिस्पर्मिक सीड है। दो एग्जांपल मैंने +1 में कराई थी, निम्फिया और कैस्टर, और वाटर लिली और कैस्टर बोल सकते हो, और दो अभी पढ़ी थी हमने, बीट और ब्लैक पेपर, ठीक है जी। कितनी देर तक एम्ब्रियो जिंदा रहे
रहेगा, ध्यान से सुनना, एम्ब्रियो कितनी देर तक जिंदा रहेगा, ये वायबिलिटी पीरियड होता है, क्योंकि अगर ये एक बारी मर गया ना फिर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। हाँ, खाने के लायक है तो खाया जा सकता है, फसल को उगाने के काम नहीं आ सकता अगर एम्ब्रियो मर गया। वायबिलिटी कुछ हफ्तों से लेके, महीनों से लेके कुछ सालों तक की या बहुत सालों तक की हो सकती है। ये बच्चे आज तक का सबसे लंबा वायबिलिटी रिकॉर्ड है, ल्यूपिनस आर्किटिकस। इसके दाने जब हम टुंड्रा की खुदाई कर रहे थे, आर्कटिक टुंड्रा की एक्सकवेशन चल रही थी, तब मिले थे, और वो जब उनकी एज देखी गई तो वो 10,000 साल के करीब पुराने थे। किसी को नहीं लगता था कि इसका एम्ब्रियो जिंदा होगा, पर वो जिंदा थे। वो सीड ना सिर्फ जर्मिनेट करे, उन्होंने नए पौधे बनाए, उस पे नए फूल उगे। और ऐसे ही जो बिल्कुल रीसेंट रिकॉर्ड है वो फीनिक्स डक्टाइलीफेरा का है। इसका जो है ये बिल्कुल रीसेंट रिकॉर्ड है, लॉन्ग वायबिलिटी पीरियड है, 2000 साल पुराने सीड वायबल हैं, और ये किंग हैरिड पैलेस की खुदाई के दौरान मिले, जो कि डेड सी के पास है। तो मैं सम अप कर देती हूँ, ध्यान से सुनना, देखना नहीं आपने कि एम्ब्रियो, जैसे हमने एक पॉलन की वायबिलिटी नहीं पढ़ी थी कि पॉलन कब तक जर्मिनेशन करने की एबिलिटी रखता है, ऐसे ही सीड की भी एक वायबिलिटी होती है कि एम्ब्रियो कब तक जिंदा रहता है। एक बार एम्ब्रियो मर गया फिर वो सीड कभी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, फिर वो सीड कभी नए पौधे को नहीं बना पाएगा। सो वो खाने के काम आ सकता है अगर वो खाने लायक है, लेकिन फसल को उगाने के काम नहीं आ सकता। वायबिलिटी बहुत वेरिएबल है, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से लेके, कुछ सालों से लेके बहुत लंबे साल तक हो सकती है। ऑक्सालिस में फ्यू वीक, लोटस में 400 ईयर। सबसे लंबा वायबिलिटी रिकॉर्ड पूछे तो लुपिनस आर्किटिकस का नाम लेना है, और रिसेंट रिकॉर्ड पूछे तो फीनिक्स का नाम लेना है। लुपिनस आर्किटिकस के दाने मिले थे जब आर्कटिक टुंड्रा की खुदाई चली थी, और फीनिक्स डक्टाइलीफेरा किंग हैरिड पैलेस की खुदाई जो डेड सी के पास है उस दौरान हमें मिले। ठीक है, अनदर थिंग, मुझे शक्ल देख के पता चल जाएगा कि वायबिलिटी, देखो ये तो फिर बड़ा अजीब मतलब एक सिचुएशन है ना, कि कभी कभी एम्ब्रियो अंदर से मर जाता है, फिर सीड बोने का कोई फायदा नहीं है ना। आप कहते हैं मान लो हम फसल बो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एम्ब्रियो जिंदा के मर गया? पता चले हमने इतनी मेहनत करके फसल बोई, उगी ही नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो मर गया हुआ था, वायबिलिटी खत्म हो चुकी थी, तो ये तो फिर खराब चीज है। तो कभी भी फसल बोने से पहले ना 2-3 सीड लेके वायबिलिटी टेस्ट कर लो कि जिंदा है भी कि नहीं। अगर एम्ब्रियो जिंदा है फिर उसको उगाने का, लॉट को उगाने का फायदा है, नहीं तो अगर एम्ब्रियो मर गया हुआ है तो फिर ऐसी फसल तो उगेगी नहीं। सो टेस्ट होता है, टीटीसी टेस्ट है। आपने सीड एक काट लेना, 1-2 सीड ले लो, उनको लंबा काटो, एम्ब्रियो एक्सपोज करो, टीटीसी में डुबो। टीटीसी में जब आप उसको डुबो के बाहर निकालोगे ना, अगर तो कोई चेंज नहीं आता, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है सारा कुछ, इसका मतलब इसने रिएक्ट ही नहीं किया, इसका मतलब ये मर गया हुआ है। पर अगर सारा कुछ पिंक पिंक हो जाए, डाई भी पिंक, ये खुद भी पिंक, इसका मतलब एम्ब्रियो ने रिएक्ट करा है, उसने इस डाई का रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन तभी कर पाया जब उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है? रेस्पिरेशन। इसका मतलब वो जिंदा है, रिस्पायर कर रहा है। ठीक है, सो वायबिलिटी टेस्ट इज टीटीसी टेस्ट। यू जस्ट कट अ सीड लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपोज द एम्ब्रियो। ठीक है, फिर टीटीसी में डुबो, टीटीसी में डुबो के निकाला, एवरीथिंग इज कलरलेस, इसका मतलब एम्ब्रियो ने कोई रिएक्शन शो नहीं करी क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन अगर वो पिंक पिंक करे, दैट मींस उसने डाई का रिडक्शन करा। रिडक्शन उसका तभी हो सकता है जब उसका अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन हो रही है। सो ये वायबिलिटी टेस्ट है। और लास्ट अगर हम देखें तो एम्ब्रियो मर क्यों जाता है? वैसे भाई हम कहते हैं ना इतने साल बाद मर जाता है, कईयों में महीने बाद मर जाता है। मरता क्यों है? जब उसका खाना पीना खत्म हो जाता है, जब उसको कोई मैकेनिकल डैमेजेस हो जाते हैं, जब वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से उसके एंजाइम डिनेचर कर जाते हैं, जब उसका एमआरएनए समय से पहले खत्म हो जाता है, वो प्रोटीन बनाने के लायक नहीं रहता। ठीक है जी। सो एम्ब्रियो ने, देखो भी एम्ब्रियो तो एक स्टेज तक ही जिंदा रहेगा ना बेचारा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो उसके आजू बाजू फूड ही खत्म हो गया तो फिर एम्ब्रियो कैसे जिंदा रहेगा? हवा में घूम रहा है, सीड कोट प्रोटेक्शन कर रही है, पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ गया तो फिर ये भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत डेलिकेट होता है। और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को भी तो सीड बर्दाश्त करते हैं ना हवा में, तो उनकी वजह से हो सकता है इसके एंजाइम डिनेचर हो जाए, या फिर इसका एमआरएनए समय से पहले खत्म हो गया। अगर इसका एमआरएनए समय से पहले खत्म हो गया तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी बच्चे। एमआरएनए प्रोटीन को बनाते हैं, एमआरएनए खत्म, इसका मतलब प्रोटीन खत्म, और कोई भी लिविंग जिंदगी प्रोटीन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। सो ये मर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सीड के साथ साथ फ्रूट भी बनता है साइमल्टेनियसली। अगर पेरिकार्प के तीनों हिस्से हैं, इट्स कॉल्ड फ्लैशी,
अगर पेरिकार्प के 3 हिस्से नहीं है इट्स कॉल्ड ड्राई, अगर थैलेमस भी साथ में खा रहे हैं इट्स कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है सीडलेस है तो बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, सो स्लाइड मत देखना, मैं कुछ बोलती हूँ, देखो ये तो बड़ा बेसिक चीजें थी, कल भी करी थी, एक बार लास्ट रिवीजन करा रही हूँ। सीड के साथ साथ फ्रूट भी बनता है, साइमल्टेनियसली बनता है, उसके कवर को पेरिकार्प कहते हैं। नाउ चेक द पेरिकार्प, अगर उसकी 3 लेयरिंग हुई हुई है वो वो फ्लैशी फ्रूट है, अगर उसकी लेयरिंग नहीं हुई हुई ना तो वो ड्राई फ्रूट है। फ्लैशी की एग्जांपल गावा, मैंगो और ऑरेंज, और ड्राई फ्रूट की एग्जांपल ग्राउंडनट और मस्टर्ड। अच्छा, वैसे तो ओवरी से फ्रूट बनता है, पर थैलेमस भी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये फॉल्स फ्रूट होगा। इसमें एप्पल आएगा, नाशपाती आएगी, काजू आएगा और स्ट्रॉबेरी आएगी। मैंने कल बताया था काजू के नीचे खाने लायक थैलेमस होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर खाने लायक थैलेमस होता है, हम खाते हैं उसको। और अगर सीड बना ही नहीं फ्रूट के अंदर, इसका मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो गया, और फ्रूट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए तो वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, सीडलेस होता है। ऐसा एक भगवान का सीडलेस फ्रूट कौन सा है? बनाना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और आप लोग यहां से शुरू करोगे, और मैं आपसे, ये मैं करा चुकी आपको, यू आर डन विद दिस। ठीक है, ये सिर्फ आपने कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। जब आप सारा चैप्टर पढ़ोगे, टेस्ट की तैयारी करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये डायग्राम कितनी यूजफुल होगी। सो दिस इज कंक्लूसिव डायग्राम सारे चैप्टर का। अदरवाइज लिखा होता है ये माइक्रोपाइल पे बनेगा, फिर आगे लिखा है ये चलाजा पे बनेगा, है ना, तो वो बिखरी हुई चीजें हैं, कभी ये लिखा है इधर बनेगा, कभी ये मैंने इकट्ठा कर दिया ताकि आप सबको कंपेयर कर सको और इकट्ठा ही याद कर लो कौन कहाँ बचेगा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, यू रियलाइज इट जब आप फाइनली टेस्ट की तैयारी करोगे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी क्योंकि मैं सब करा चुकी हूँ, बट बिफोर दैट एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए इसको ड्रॉ करो, सीरीज में ड्रॉ करना, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हरिया। बना लिया बच्चे? मैम प्लीज वेट। ओके। मैम डन। ओके, और बच्चे 2 मिनट वेट कर रही हूँ मैं।
क्योंकि मेन डायग्राम है, सो किसी की छूटनी नहीं चाहिए, जल्दी से बनाना। ठीक है बेटा, आप जरा ध्यान से सारे जने देखना, ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जहां मैं पूछूंगी आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। देखो, मदर सेल बनता है माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है। जो प्रोडक्ट बचती है वो चलाजा की तरफ, और वो प्रोडक्ट जब एम्ब्रियो सैक को बनाती है तो एग फिर से बनता है माइक्रोपाइल की तरफ। एम्ब्रियो भी किधर बनेगा? माइक्रोपाइल की तरफ। और रेडिकल किस तरफ होता है? माइक्रोपाइल की तरफ। पहले सारे जने ध्यान से देख लो, ये तो पिछले टेस्ट में आप लोगों ने कर रखा है। मदर सेल किधर बना? माइक्रोपाइल की तरफ। फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होता है? चलाजा की तरफ। और जो वो एम्ब्रियो सैक बनाता है उसमें से फिर एग किधर बनता है? माइक्रोपाइल की तरफ। और हमने इस टेस्ट में क्या सीखा कि एम्ब्रियो भी किधर बनता है? माइक्रोपाइल की तरफ। अब यहाँ आके बड़े जने हैरान हो रहे होंगे कि मैंने डायग्राम को पलट दिया है, डायग्राम को पलट दिया है। रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों पलटा मैंने डायग्राम को। ये देखो, हमने क्या सीखा है कि ये माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर बनता है और चलाजा की तरफ एम्ब्रियो बनता है, यही सीखा ना। माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर है, चलाजा की तरफ ये एम्ब्रियो बनता है। सो बच्चे, माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर है, हमने तो माइक्रोपाइल को ऊपर लिया था, उधर सस्पेंसर बना दिया, पर नेचर में माइक्रोपाइल ऊपर थोड़ी होती है। एनजीओ का अव्यूल तो 180 डिग्री पे घुमा होता है, तो माइक्रोपाइल तो नीचे होता है नेचर में, एनजीओ के अंदर। सो हमने माइक्रोपाइल को ऊपर लेके डायग्राम्स बनाई थी, क्योंकि जब डायग्राम बनाते हैं, मैंने आपको बोला माइक्रोपाइल को ऊपर लेते हैं, लेकिन जब आप अव्यूल में शो करते हो तो माइक्रोपाइल हमें पता घूम गया होता है, नीचे चला गया होता है। सो ये डायग्राम भी घूम जाएगी, ये पलटी खाएगी। माइक्रोपाइल की तरफ हमें बनाना पड़ेगा सस्पेंसर, और फिर बनाएंगे एम्ब्रियो। तो अब समझ आया कई लोगों को यहाँ पे बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन रहती है जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तब वो सोचते जरूर है, पूछे या ना पूछे, पर उनके दिमाग में जरूर आएगा कि ये उल्टे नाम नहीं लिखे हुए। एपी तो होता है ऊपर वाला, हाइपो होता है नीचे वाला, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा नहीं है, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना। सो ये है एपी, अब देखो बिल्कुल ठीक है, ऊपर की तरफ होता है ये, हाइपो नीचे की तरफ होता है। तो जब आप इस डायग्राम को पलटोगे, है ना, तब आपको समझ आएगा कि ये ऊपर की तरफ ही होता है। ये देखो, एपी ऊपर है, हाइपो, फिर सस्पेंसर, तो इसको पलट दो, तो सस्पेंसर आएगा नीचे, फिर हाइपो, ऊपर एपी। एपी विल प्रोड्यूस द अपर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो, हाइपो विल प्रोड्यूस द लोअर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो। सो अपनी डायग्राम पे वापस चलते हैं, हमें बस इतना पता चल गया है कि ये हमने पलटा क्यों है। पलटा इसलिए क्योंकि सस्पेंसर तो हमने माइक्रोपाइल की तरफ ही पढ़ा था, तो वो डायग्राम तो पलटनी पड़ेगी। और ये हो गया एपी ऊपर वाला, ये हो गया हाइपो नीचे वाला। एपी विल प्रोड्यूस द अपर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो, हाइपो विल प्रोड्यूस द हाइपोकटाइल, और जो छिटपुट रह गया दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोफाइसिस। तो एपी अपर हाफ प्रोड्यूस करेगा, हाइपो हाइपोकोटाइल को प्रोड्यूस करेगा, और हाइपोफाइसिस जो है वो रेडिकल रूट कैप को। बन गया एम्ब्रियो। सो आज समझ आया आपको कि माइक्रोपाइल की तरफ एम्ब्रियो का कौन सा हिस्सा होता है? रेडिकल होता है इस तरफ। क्यों होता है आपके सामने, ठीक है जी। एक फाइनल रिवीजन बच्चे, यहाँ तक मैं बार बार बता चुकी हूँ, माइक्रोपाइल की तरफ, ये चलाजा की तरफ, फिर से माइक्रोपाइल की तरफ, एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइल की तरफ। पर हमने तो सस्पेंसर पढ़ा था, इसका मतलब इधर सस्पेंसर आएगा। सो वो सारे डायग्राम को हमें पलटना पड़ेगा। एपिपेसल टीयर ऊपर वाला, हाइपो नीचे वाला, एपी अपर हाफ बनाएगा, हाइपो नीचे वाला हाफ बनाएगा। जो छिटपुट बच जाएगा वो हाइपोफाइसिस को बनाना, यानी सस्पेंसर को बनाना पड़ेगा। सो माइक्रोपाइल की तरफ हमेशा कौन होता है? रेडिकल होता है। ठीक है जी। चलो फिर शुरू करते हैं आज का लिखने वाला काम। और आप लोग हेडिंग डालो अनियन सीड, राइट डाउन प्लीज। अनियन का सीड लिखवा रही हूं मैं आपको, एनसीईआरटी की डायग्राम है ये बेटा। अनियन सीड के करेक्टर लिखने शुरू करो।
अनियन सीड का पहला करेक्टर, ये मोनोकॉट का सीड है, मोनोकॉट का सीड है। ब्लैक रिंकल्ड से सीड होते हैं, ये टफ सीड्स होते हैं, मोनोकॉट का सीड है। अनियन का नाम तो नहीं भूल गया आपको, एलियम सेपा, एलियम सेपा। फैमिली कौन सी है, लिलिएसी, ठीक है। अब मोनोकॉट है तो सीड कैसा होना चाहिए, एंडोस्पर्मिक, तो एंडोस्पर्मिक सीड है। कॉटिलिडन यहाँ पे कर्व्ड होता है, कॉटिलिडन कर्व्ड एंड embedded in the endosperm tissue, cotyledon curved and embedded in the endosperm tissue. जगह छोड़ दो डायग्राम के लिए, ये अनियन का सीड है। ठीक है बेटा, चलो दोबारा बताती हूँ किसका सीड है, ये मोनोकॉट का सीड है। बोटेनिकल नाम क्या होता है प्याज का, एलियम सेपा। फैमिली कौन सी है, लिलिएसी। और मोनोकॉट होने के नाते एंडोस्पर्म होना चाहिए। ये जो आपको सारा नजर आ रहा है ना, ये जिसको नीचे में ब्लू ब्लू डॉट से शो किया, ये सारा एंडोस्पर्म होगा। तो अच्छा खासा एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, मोनोकॉट है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, एम्ब्रियो में क्या क्या होना चाहिए, प्लम्यूल होना चाहिए, रेडिकल होना चाहिए, रूट कैप होना चाहिए, एपिकटाइल, हाइपोकटाइल और कॉटिलिडन, है ना। यही एक्सपेक्ट करते हैं हम सारा कुछ। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, समझ रहे हो, ये सारा वही है, दिस इज एम्ब्रियो। ये कॉटिलिडन आपको कर्व्ड फॉर्म में नजर आएगा, सो इसको मैं माइनस कर दूं, क्योंकि कॉटिलिडन तो बड़ा ही प्रोमिनेंट, कॉटिलिडन तो बड़ा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। ये देखो, ये सारा कर्व्ड कॉटिलिडन ही तो है जो एंडोस्पर्म में इंबेडेड है। अच्छा, ये बाकी सारा कुछ कहाँ पे है, ये देखो सब कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ है यहाँ। सैम का मतलब क्या होता है, प्लम्यूल, पता है ना आपको, सैम इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। सैम का माने प्लम्यूल। ये इसके नीचे एपिकटाइल होगा, फिर हाइपोकटाइल होगा, रूट एक्सेस भी बोल सकते हैं उसको, फिर रूट की टिप आ जाएगी। सो ये टिप से लेके टो तक जो दिखाई दे रहा है ना, वो सब इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये साइड वाला कॉटिलिडन है, ये कर्व्ड कॉटिलिडन है और एंडोस्पर्म में इंबेडेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जगह छोड़ो इसके लिए। कैस्टर का सीड, कैस्टर के सीड के कैरेक्टर्स लिखो। कैस्टर का सीड आपको पता है एक्सेप्शनल सीड होता है, डाइकॉट है पर एंडोस्पर्मिक होता है। सो पहले कैस्टर का नाम लिखते हैं। कैस्टर का नाम होता है बोटेनिकल रिसिनस, रिसिनस। कैस्टर डाइकॉट है, फैमिली है यूफोर्बिएसी। तो ये डाइकॉट का सीड, पहले हमने मोनोकॉट का पढ़ा है, ये डाइकॉट का सीड है, यूफोर्बिएसी। और है कोई क्लास में जिसको इसकी खासियत नहीं पता, पोजेस, पोजेस कैरंकल, है ना। और आज सीखो कि कैरंकल का एक नाम और भी होता है, इलायोजोम। अनदर पॉइंट, ये एक्सेप्शनल सीड है, डाइकॉट है तो नॉन एंडो होना चाहिए था, पर एंडोस्पर्मिक सीड है। एंडो छोड़ो, आपको पता है इसमें तो पेरिस्पर्म भी होता है। सो ये काफी डिफरेंट सा सीड है। अच्छा, दो कॉटिलिडन्स हैं पर वो थिन और ब्रॉड है, पत्ते जैसे वेन्स होते हैं उसके ऊपर। कॉटिलिडन्स आर थिन एंड ब्रॉड। और इस सीड को जब आप देखोगे ना, तो ये मॉटल्ड ब्राउन होता है, धब्बे धब्बे होते हैं ब्राउन कलर के। मॉटलिंग मतलब पैचेस बने हुए ब्राउन कलर के, व्हाइट सा होता है और ब्राउन ब्राउन पैचेस होते हैं, बड़ा क्लियर होते हैं पैचेस। और चींटियां इसका डिस्पर्सल करती हैं। जब चींटियां किसी सीड का डिस्पर्सल करें तो इसको मरमैको कोरी बोलते हैं। सो दिस इज मरमैको कोरी। अगर आपने लिख लिया है तो आप डायग्राम्स बनानी शुरू करो। पहले कैस्टर की ही डायग्राम बनाओ। ये कैस्टर के सीड का फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है।
ये फ्रंट व्यू है बच्चे, ये साइड व्यू है, बनाओ। ठीक है बेटे, बना लिया आपने? कैस्टर सीड अगर आपका डन है तो मैं पीछे लेके जा रही हूँ अनियन सीड। अनियन सीड, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन एक बार सुनना आपने। ठीक है बेटे, चलो अब एक काम करते हैं, जो टॉपिक अब मैं आपको एंड में कराने वाली हूँ ना, वो तो बहुत ही डिफरेंट है, उसका तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इनफैक्ट आपने जो भी अभी तक पढ़ा है ना, उसका उस पूरी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक बार मैंने वो टॉपिक शुरू कर दिया ना, फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। तो एक काम करते हैं, जो कुछ आज हमने करा एक बार दोबारा मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। हमने एक अनियन का सीड, एक कैस्टर का सीड और एक ये वाली डायग्राम पढ़ी है, ठीक है। तो यहां से दोबारा शुरू कर रही हूँ बेटे, ध्यान देना सारे जने। ये अनियन का सीड है, ये मोनोकॉट का सीड होएगा, सो ऑफ कोर्स ये एंडोस्पर्मिक होगा। और ये अनियन का बोटेनिकल नाम है, लिलिएसी का मेंबर है। ये जो आपको सारा यहाँ पे नजर आएगा ना, ये देखो, ये सब एंडोस्पर्म होता है। सो देयर इज लॉट ऑफ एंडोस्पर्म, ये चारों तरफ आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, समझ गए। सो ये एंडोस्पर्मिक सीड है। आगे चलते हैं, कहते हैं कि एम्ब्रियो, अब अपने दिमाग में जरा इमेजिन करो एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए। प्लम्यूल हो, रेडिकल हो, एपिकटाइल हो, हाइपोकटाइल हो, कॉटिलिडन हो, रूट की टिप हो यानी रूट कैप वगैरह। अब बच्चे कॉटिलिडन तो देख लो आप, ये कॉटिलिडन है, ये कर्व्ड है और ये एंडोस्पर्म में ही एम्बेडेड है। सो इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। बाकी जो सारा कुछ है ना, ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड। सैम माने प्लम्यूल, इसके नीचे एपिकटाइल होगा, हाइपोकटाइल जिसको रूट एक्सिस भी बोलेंगे, और रूट की टिप। तो जो सारा कुछ ये टिप टू टो देख रहे हो ना, वो सब यहीं पे फोकस्ड है, समझ रहे हो गया हमारा अनियन सीड। सो आई सम इट अप, मोनोकॉट का सीड है, एलियम सेपा नाम है, लिलिएसी बोलते हैं, और इसका कॉटिलिडन कर्व्ड होता है, एंडोस्पर्म में एम्बेडेड होता है, ये इसका मेन फीचर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कैस्टर के सीड पे आते हैं। अब कैस्टर का सीड डाइकॉट का सीड है, पहले तो ये चीज समझो, पर एक्सेप्शनल है। फूड इसमें भी होता है, पेरिस्पर्म इसमें भी होता है। सो ये डाइकॉट का सीड है। इसके ऊपर बड़ा क्लियरली, अगर किसी ने ये सीड देखा है ना, तो उसको पता होगा कि इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ। कैस्टर को बोटैनिकली रिसिनस बोलते हैं, यूफॉर्बिएसी है। करंकल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और करंकल का दूसरा नाम आज के बाद मत भूलना, इसको इलायोसोम भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे शुगरी सब्सटेंस बाहर आता है, जिससे चींटियां अट्रैक्ट होके इस सीड को इधर उधर घुमाती रहती हैं, डिस्पर्सल करती रहती हैं। चींटियों से डिस्पर्सल कराना मर्मैकोकोरी है। डाइकॉट होने के नाते एंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पे है।
यहाँ पे पेरिस्पर्म भी होता है। दोनों कॉटिलिडन्स इसीलिए पतले और ब्रॉड से होते हैं। जैसे पत्ते पे वेन्स होती है ना, ऐसे कॉटिलिडन पे भी वेन होती हैं, और ये सीड दिखने में मॉटल्ड ब्राउन है। अब आप इसको भी इमेजिन कर लो, यहाँ साइड पे 2 कॉटिलिडन होने चाहिए, प्लम्यूल होना चाहिए, रेडिकल होना चाहिए, रूट कैप होना चाहिए, एपिकटाइल, हाइपोकटाइल। तो बच्चे ये 2 कॉटिलिडन्स ये वाले हैं, ये जो हरे रंग से मैंने बनाए ना, ये कॉटिलिडन हो गए, ये कॉटिलिडन हो गए। अच्छा जी, क्या बचा फिर? मैं कॉटिलिडन को हटा दूं, वो तो बड़ी क्लियरली दिख रहे हैं, पतले और ब्रॉड होते हैं। क्या बचा बच्चे? प्लम्यूल बचा, एपिकटाइल बचा, हाइपोकटाइल बचा, रेडिकल बचा, रूट के। अगेन वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है सारा कुछ, यहीं पे फोकस्ड है। देखो सैम भी है, रूट टिप भी है, हाइपोकटाइल भी। ये फ्रंट व्यू है सीड का, ये साइड व्यू है, सारा कुछ इधर ही दिख रहा है। सो सारा कुछ यहाँ पे फोकस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बाकी ये कॉटिलिडन है जो आपको थिन और ब्रॉड से दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर एंडोस्पर्म आ जाएगा, समझ रहे हो? सो ये कैस्टर का सीड है। मैं कंपेयर करूं, वो अनियन का सीड था, ये कैस्टर का सीड है। वो मोनोकॉट था, ये डाइकॉट है, पर दोनों में एंडोस्पर्म होता है। उसका कॉटिलिडन कर्व्ड था, इसके 2 कॉटिलिडन्स हैं और वो थिन और ब्रॉड है। और इसकी खासियत हमें पता है कि करंकल होता है इसके पास, जिसकी वजह से एक तो माइक्रोपाइल में पानी जाने में आसानी रहती है, दूसरा चींटियां घुमाती रहती हैं इसको, और चींटियां घुमाई तो मरमैकोकोरी। वो काले रंग के सीड होते हैं, ये ब्लैक कलर के सॉरी ब्राउन मॉटल्ड सीड होते हैं, मतलब इसमें धब्बे धब्बे होते हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, ये दोनों सीड में से कोई भी फोटो आ जाए, एनसीईआरटी की पिक्चर्स हैं ये सारी, तो आपको कुछ भी पूछो तो मेरे को लगता है अब आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट लिखवा दिए। सो किसी भी पॉइंट में आप फंसोगे नहीं। ये हमने बार बार करा, मदर सेल इधर बनता है, प्रोडक्ट उधर बचती है, एग भी माइक्रोपाइल की तरफ बनता है, सस्पेंसर भी माइक्रोपाइल की तरफ बनेगा। सो जो हम इतने दिन से डायग्राम पढ़ रहे थे उसको मैंने पलटा दिया है। ये अब ऊपर वाला टीयर है। अब समझ आया कि इसको एपीक्यू बोलते थे, क्योंकि रियलिटी में ये ऊपर की तरफ होता है। यही एम्ब्रियो का अपर हिस्सा बनाएगा, हाइपो एम्ब्रियो के लोअर हिस्से को बनाएगा, और सस्पेंसर का आखिरी सेल लोअर मोस्ट हिस्से को बनाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि माइक्रोपाइल की तरफ क्या होता है? रेडिकल होता है। चलो जी शुरू करें। कॉपी बंद कर दो, पेन बंद कर दो, कुछ नहीं लिखने वाला रह गया। कर दिया बंद? अपने दिमाग खुला रखना है, और जब भी मैं बोलूं मेरे क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन टाइप है ये, देखते हैं कितनों का दिमाग चलता है और किस डायरेक्शन में चलता है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जो सुन के ही समझ में आएगा, पढ़ के नहीं। सो घबराना नहीं है, कल भी रिवाइज कराऊंगी, पर मुझे लगता है 99% तो ये पहली बारी सुन के समझ आ जाता होता है, जो फोकस्ड सुनते हैं। ऊपर ऊपर से सुनोगे फिर तो शायद एक लाइन भी पढ़ लेना पड़े कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। हमारे पास 2 तरीके के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट बनते हैं, फर्टिलाइजेशंस होती हैं, से प्रोडक्ट क्या बनती है? एम्ब्रियो। हमने देखा, सारा चैप्टर हमने इस पे पढ़ा। सीड बनता है, वेरिएशंस आती हैं। सो ये बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको पता है हर कोई इसको प्रेफर करता है ना। फर्टिलाइजेशंस हुई, एम्ब्रियो बने, सीड बने, वेरिएशंस आएंगी, है ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मेन कैरेक्टर है। चलो अब एसेक्सुअल पे चलें। एसेक्सुअल में सब उल्टा कर देती हूँ। एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना इसमें, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, आपको पता है सीड भी नहीं बनेगा, एंड यू नो वेरिएशंस भी नहीं आएंगी। सो इस मामले में तो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना। नो फर्टिलाइजेशन, नो एम्ब्रियो, नो सीड, नो वेरिएशन। ठीक है, आपको मैं इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ। आपने एक गुलाब का पौधा लिया, उसके फूलों का रंग बहुत सुंदर है, और आप वैसे बड़े सारे पौधे बनाना चाहते हो, उसकी कटिंग्स काटो और बो दो, है ना। ये आपने क्या करी है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस तरीके को हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी बोलते हैं। जो हमने आज पढ़ा ना, जैसे गुलाब की एग्जांपल दी मैंने, कटिंग्स काट के कल में लगा दो, है ना। सो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हमें अगर कोई पूछे आपसे, भाई प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो आपके दिमाग में यही आएगा, कटिंग्स काट कूट के लगा दो, नए नए पौधे बना लो, है ना। कोई फर्टिलाइजेशन
कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होनी, कोई एम्ब्रियो नहीं बनना, कोई सीड नहीं बनना, कोई वेरिएशन नहीं आनी। बट आज एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कि ये जो आप जानते हो ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ एक टाइप है उसकी, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सीखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप और होता है जिसको एपोमिक्सिस या अगेमोस्पर्मी कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। दिस इज समथिंग न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। पता क्या है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी, यहाँ भी वेरिएशन नहीं आएंगी, है ना, बट इसमें सीड बनेगा, एम्ब्रियो बन सकता है, सीड बन सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है। इसका मतलब ये तो सेक्सुअल की मिमिक्री करेगा, है ये सेक्सुअल मिमिक्री, सेक्सुअल की करेगा। यस, ये होती है एपोमिक्सिस। हम आजकल, ये बड़े काम की चीज है, आजकल हम इसको करवाते हैं लेबोरेटरी में, कोशिश कर रहे हैं करवाने की, जबकि भगवान ने कईयों में नेचुरली एबिलिटी डाली है कि वो इसको कर सकते हैं। वो है सनफ्लावर की फैमिली के मेंबर जो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और ग्रासेस में देखा गया। ठीक है जी। सो पहले कॉन्सेप्ट जो आप, ये नया है जो आज आपने सीखा है, मेरे ख्याल से सबने सुन लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब पॉजिटिव है, फर्टिलाइजेशन होगा, वेरिएशन आएंगी, सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एसेक्सुअल में सब नेगेटिव नेगेटिव, नो फर्टिलाइजेशन, नो एम्ब्रियो, नो सीड, नो वेरिएशन। बट वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक्चुअली वो एसेक्सुअल बड़ी ब्रॉड टर्म है, जो हम जानते हैं ना कटिंग वटिंग काट के लगाना, वो सिर्फ उसकी एक टाइप होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको। सीखो कि एसेक्सुअल की एक ऐसी भी टाइप है जो सेक्सुअल की नकल करती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, वेरिएशन नहीं आएंगी, पर सीड और एम्ब्रियो बन सकता है। भाई ये तो जबरदस्त नकल कर रहा है, ये तो मिमिक्री करता है इसकी। सो ये एसेक्सुअल का एक स्पेशल टाइप है जिसको एपोमिक्सिस या अगेमोस्पर्मी कहते हैं। ये भगवान ने नेचुरल एबिलिटी भी कईयों को दी हुई है, और हम भी इसको लेबोरेटरी में कराने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये कैसे हो गया? भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एम्ब्रियो बन जाएगा, ये पॉसिबल कैसे है? करके देखते हैं, जरा ट्राई करके देखते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होनी, नो फर्टिलाइजेशन, ये चलो मैं ओव्यूल बना देती हूँ, ये एग भी मैंने बना दिया। मैं कह रही हूँ जी नो फर्टिलाइजेशन बट देयर इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो ये कैसे होगा? मल्टीपल वेज हैं इसके। सो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। देयर इज अ कंप्लीट बुक ऑन एपोमिक्सिस। जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो इसमें पूरी किताब एपोमिक्सिस की किताब है वो। सो अननेसेसरली किताबें खोल खोल के इनकी टाइप्स वाइप्स करने मत बैठ जाना। जो मैं कराऊंगी वो मोर देन सफिशिएंट होगा, और अपने आप को फोकस्ड रखना। मैं आपको दो तरीके बताती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एम्ब्रियो कैसे बन गया? हो सकता है कभी कभी एग डिप्लॉयड होता है, तो सीधा एम्ब्रियो को बना सकता है। एग कैसे डिप्लॉयड हो सकता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ मियोसिस, यहाँ मियोसिस फेल हो गया, एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है, एग डिप्लॉयड है। मुझे बताओ, जब एग ही डिप्लॉयड है तो फर्टिलाइजेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा एम्ब्रियो बना लेगा। मजे मजे, है ना? बन गया ना एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बिना देखो कैसे एम्ब्रियो बन सकता है। एग अकेला बना सकता है एम्ब्रियो को अगर वो डिप्लॉयड है, और वो डिप्लॉयड कब होता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ मियोसिस। लेकिन अब ध्यान से सुनना कि जो ज्यादा कॉमन तरीका है ना, वो क्या है? वो होता है एडवेंटिव मेथड। एडवेंटिव मेथड का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल एग है, सीधा एम्ब्रियो नहीं, वो एग नॉर्मल है, ठीक है, वो तो नहीं बना पा रहा। सपोज करो वो एग नॉर्मल है, वो कैसे बनाएगा? लेकिन कोई है जो ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये वाले सेल, ये डिप्लॉयड होते हैं हमेशा। एग तो कभी कभी डिप्लॉयड होता है ना, ये तो हमेशा ही डिप्लॉयड होते हैं। ये बड़े मजे से इसमें प्रोट्रूड कर जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में घुस जाएंगे और एम्ब्रियो को बना डालेंगे। कौन है भला ये इंटेगुमेंट और न्यूसेलस के सेल है। तो बेटा इन्होंने क्या करना है फर्टिलाइज करा के? ये तो खुद ही डिप्लॉयड होते हैं और हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। और ये देखा आज आपने कि इनको एम्ब्रियो बनाने में बड़ा मजा आता है। ये अक्सर ही घुस जाते हैं एम्ब्रियो बनाने के चक्कर में, अंदर जाके एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो बना देते हैं। बन गया एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स। चलो एम्ब्रियो बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। अब पता क्या करते हैं लेबोरेटरी में? क्या करते हैं, इसके आजू बाजू सोडियम एल्जीनेट का जेल लगा देते हैं। सोडियम एल्जीनेट और
ऐसे बड़े सारे केमिकल हैं, जब आप उनका जेल लगाओगे ना आजू बाजू, तो वो सूख के सॉलिडिफाई होके कवर बन जाएगा और ये आर्टिफिशियल सीड बन जाएगा। बना लिया सीड हमने, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होनी, कोई वेरिएशन नहीं आनी, सीड बन के तैयार है। मिमिक्री कर दी पूरी पूरी, हमने नकल पूरी पूरी मारी है। सो ये होता है एपोमिक्सिस, ठीक है। अब मुझे इसका मैं आपको बताऊं कि मैंने रीजन तो बता दिया कि ये कैसे होता है, इसका फायदा लास्ट में हमने पढ़ना है, और फायदा मैं आप लोगों से डिस्कस करके ही कंक्लूजन पे निकलना चाहती हूँ कि इसका क्या फायदा है। पर फायदा डिस्कस करने से पहले सबको पता चल गया कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब कुछ होता है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, वेरिएशन आती है। ए सेक्सुअल में कुछ नहीं होता, लेकिन ए सेक्सुअल की एक ऐसी टाइप है जिसमें कुछ ऐसा ऐसा होगा, मिमिक्री करेगा, वो सीड बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, नो फर्टिलाइजेशन, नो वेरिएशन, ये होती है एपोमिक्सिस। अब सोचने वाली बात है कि बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे एम्ब्रियो बन जाता है? बिल्कुल बन सकता है। एग अगर डिप्लॉयड है तो सीधा एम्ब्रियो बना सकता है, और न्यूसेलस इंटेगुमेंट तो अक्सर ही एम्ब्रियो बना देते हैं, किसी को भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और जब वो एम्ब्रियो बन जाए, सोडियम एल्जिनेट का जेल लगाओ, सीड में कन्वर्ट कर लो, बन गया सीड, बन गया एम्ब्रियो, नो फर्टिलाइजेशन, नो वेरिएशन। अब इसका एप्लीकेशन, हमारे काम की चीज है ये, कॉन्सेप्ट तो हमने नया आज सीख लिया, पर क्या ये हमारे काम आ सकता है? अब काम कैसे आएगा, ये चीज आप ध्यान से सुनोगे और मुझे पहले आप लोग आंसर करोगे। साइंटिस्ट बड़ी मुश्किल से हाइब्रिड वैरायटीज को बनाते हैं, हाइब्रिड सीड को बनाते हैं, और हाइब्रिड सीड को फिर वो फेस्टिवल्स वगैरह लगते हैं और हाइब्रिड सीड को बेचा जाता है। फार्मर जाके इस हाइब्रिड सीड को खरीद के ले आते हैं, अपने फील्ड में लाके फार्मर उसको बीजते हैं और अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, फार्मर का मुनाफा होता है। देखो आजकल तो कोविड की वजह से सब ठप पड़ा, लेकिन आप लोगों को आइडिया जरूर होगा कि जब कंडीशन नॉर्मल हुआ करती थी या नॉर्मल होंगी, तो जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें फेस्टिवल्स लगते हैं। अब चाहे वो हरियाणा की कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या पीएयू लुधियाना की यूनिवर्सिटी है, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स लगते हैं। हाइब्रिड सीड को बेचा जाता है, ये महंगे सीड्स होते हैं क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट की बहुत मेहनत लगी होती है, कभी कभी 8-8 साल लग जाते हैं हाइब्रिड वैरायटी बनाने को। ये सीड वहां बेचे जाते हैं, महंगे होते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि वर्क बहुत हुआ होता है, और फार्मर्स जाते हैं इस सीड को खरीद के ले आते हैं और अपने खेत में बीजते हैं, बहुत अच्छा झाड़ मिलता है और उनको मुनाफा होता है। ठीक है जी, सो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो करी जाती है। हाइब्रिड सीड को बनाया जाता है, बेचा जाता है, फार्मर जाते हैं, सीड महंगे हैं पर वो खरीद के लाते हैं, बोते हैं और अच्छा झाड़ पाते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल रूटीन है जो फॉलो करी जाती है। अब मैम मेरे को ये बताओ कि अगर ऐसा हुआ, फार्मर गया, सीड ले आया, बोए, है ना, अच्छी प्रोडक्शन आई, तो अगले साल क्या करे? अगले साल क्या वो ये कर सकता है आराम से कि पिछले साल के सीड्स जो बने हैं फसल से, उनको थोड़ी देर रखे डोरमेंसी पीरियड में और उन्हीं को बो के अगले साल फसल तैयार कर ले? क्वेश्चन समझ आया आपको मेरा? नहीं, मैंने अभी पूछा नहीं, खत्म नहीं किया लक्षिता, जस्ट वेट 1 मिनट बच्चे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो 2000 मान लो दो, है ना, आजकल तो सब खराब हुआ पड़ा, 2018 की बात करते हैं, वो सीड खरीद के लाया था, खेत में बोए थे, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आई थी और उसको खूब मुनाफा हुआ। 2019 में क्या करे? जो पिछले साल के सीड बने पड़े हैं फसल से, उन्हीं को बो दे आफ्टर अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, थोड़ी देर रखे, उनमें ताकत आ जाएगी और बो दे, या कोई और भी तरीका है? ठीक है, बताओ क्या ऐसा कर सकता है वो? एंड प्लीज सपोर्ट योर आंसर। पिछले साल के सीड वो उगा दे, अगले साल की फसल ले ले, आफ्टर पासिंग थ्रू पीरियड ऑफ डोरमेंसी सीड में ताकत तो आ ही जाएगी जर्मिनेट करने की। क्या वो चीज इसको करे? करे तो क्यों, नहीं करे तो भी क्यों? प्लीज सपोर्ट योर आंसर। लक्षिता, हाँ बच्चे। हमें श्योरिटी नहीं है कि जो हमारे पास सीड्स बनेंगे वो सेम प्रोडक्शन देंगे, जो मतलब हमने जो अभी फसल उगाई थी उसके जैसी सेम प्रोडक्शन आएगी। हाँ, मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन सेम क्यों नहीं आएगी? मैम वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे क्योंकि जब सीड से प्लांट। ठीक है, और कोई स्टूडेंट इसको और एक्सप्लेन कर सकता हो? अच्छा पहले मुझे ये बताओ आप लोग, मैंने सारे बैचेस से पूछा है, आपका बैच रह गया था,
ये जो अभी 14th को टेस्ट हुआ था 12th में आने से पहले, ठीक है, उसमें कोई फर्स्ट 10 रैंकर्स में से स्टूडेंट है आपके बैच का? दिवांशु, फर्स्ट 10 में कोई है स्टूडेंट? दिवांशु क्या रैंक है बच्चे आपका? मैम 9th रैंक, ओके। और कोई? चलो गुड। सो क्योंकि ये मेजर टेस्ट था, मेन टेस्ट था 11th का, सो इसलिए मैंने इंक्वायर किया है कौन से स्टूडेंट का कितना रैंक आया। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक मिनट बेटा, हाँ वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दिवांशु हैंड डाउन कर लो, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने पूछा है। क्या पिछले साल के सीड बो दे, नवी फसल तैयार कर ले? चलो करवा देते हैं, एक बार करवा के देख लेते हैं, है ना। पिछले साल के जो फसल हैं, जो उसके दाने बने हैं, उसको थोड़ी बो दिए उसने, ठीक है बेटा, बो दिए ना। और ये काम अगर वो आगे भी करता रहा तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। इन दानों को बोने का मतलब समझते हो आप, कि इन दानों से नए पौधे निकलेंगे, उन पे फूल पड़ेंगे, पॉलन निकलेंगे, हवा में घूमेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो हमें पता है कि वेरिएशंस आ जाती हैं। तो जो अच्छे अच्छे करेक्टर साइंटिस्ट ने मेहनत कर करके डाले थे, वो बिखरने लग जाएंगे, सेग्रीगेट होने लग जाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि प्रोडक्शन किसान का घटना शुरू हो जाएगा। तो वो बेचारे इसी चक्कर में हर साल हाइब्रिड सीड खरीद के लाते हैं। ये उनको बहुत महंगा पड़ता है फाइनेंशियली, पर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आपने देखा क्या होना है। अगर वो कहें कि 2018 में जो सीड में खरीद के लाया, फसल बोई, 2019 में वही सीड में बो दूं, नहीं हो सकता। अगर वो सीड बोएगा ना, तो सीड से पौधे निकलेंगे, फूल बनेंगे, पॉलन हवा में घूमेंगे, क्रॉस पॉलिनेशंस होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें पता है चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि करेक्टर ठीक ठाक रहेंगे? जो बड़ी मुश्किल से करेक्टर डाले गए थे वो बिखरने लग जाएंगे, किसान का फायदा नहीं नुकसान होने लग जाएगा। इसी चक्कर में बेचारे हर साल जाते हैं और हाइब्रिड सीड खरीद के लाते हैं। मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हम नहीं चाहते कि वो जाएं हर साल सीड खरीद के लाएं, है ना। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसका? लक्षिता, गौरीश आप बताओ बेटा। मैम जो हमने अभी पढ़ा है एपोमिक्सिस, उस शाबाश, तो जो हमने आज पढ़ा है वही तो इसका सोल्यूशन है। वही तो सोल्यूशन है। अभी नॉर्मली हम लोगों ने जो पढ़ा वो लिख देती हूँ कि मैंने अगर उन सीड को ऐसे ही बो दिया, कि उनकी नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ जाएंगी, करेक्टर बिखर जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, और किसान का नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर बेचारा इसी चक्कर में हर साल सीड खरीद खरीद के लाता है हमारे पास इस चीज का सोल्यूशन, उसको बार बार सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे अगर इनका एपोमिक्सिस करा दिया जाए। एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction and everybody remembers कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं आती है, सेम करेक्टर रहेंगे, नहीं बिखरेंगे, सीड भी बन जाएगा, एम्ब्रियो भी बन जाएगा, सारा कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, प्लस यहाँ कोई वेरिएशन नहीं आएगी, करेक्टर ज्यों के त्यों बने रहेंगे। आई बात समझ में? तो ये तो बड़े काम की चीज है जो आज हमने पढ़ी है। यहाँ सीड बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, लेकिन चेंजेस कोई नहीं आते। सो बताओ, ये तो यहाँ बड़ा काम आ सकता है। इसका मतलब फिर किसान को सिखाना पड़ेगा कि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत होने दें, एपोमिक्सिस कराए। ये तो किसान के लिए फिर बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जब भी कोई हाइब्रिड सीड बनाते हैं ना, ये सब अंडर रिसर्च है अभी, जब भी हाइब्रिड सीड बनाते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उसी टाइम एपोमिक्टिक जीन्स डाल दें, ताकि जब भी ये हाइब्रिड नेचर में जाए तो ये खुद इस रूट को रिजेक्ट करे और इस रूट को प्रेफर करे।
ठीक है ना, किसान को एपोमिक्सिस ना करानी पड़े, वो खुद अपनी एपोमिक्सिस करे, उसको प्रेफर करे। सो दिस मींस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज का ये लास्ट पोर्शन में एक बार रिपीट कर रही हूँ, सारे जने सुन लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारा कुछ होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वेरिएशंस आती हैं। एसेक्सुअल में कुछ भी नहीं होता, पर एक ऐसी टाइप है जो सेक्सुअल की मिमिक्री करती है, क्योंकि उसमें सीड एम्ब्रियो बनता है, नो फर्टिलाइजेशन नो वेरिएशन। तो जो मैंने ब्लू कलर से लिखे ये एसेक्सुअल से मैच कर रहे हैं, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखे ये सेक्सुअल से मैच कर रहे हैं। सो ये मिमिक्री करता है सेक्सुअल की, होता एसेक्सुअल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये कैसे हो गया, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, एम्ब्रियो कैसे तैयार हो गया? कभी कभी एग सीधा एम्ब्रियो बना देता है, वो डिप्लॉयड है तो उसने सीधा एम्ब्रियो बना दिया, और ये दोनों तो अक्सर ही एम्ब्रियो बना देते हैं क्योंकि ये हमेशा ही डिप्लॉयड होते हैं। न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल जो डिप्लॉयड है अक्सर एम्ब्रियो बना देते हैं आफ्टर प्रोट्रूडिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक। सो बच्चे ये तो कभी कभी डिप्लॉयड होएगा और एम्ब्रियो बनाएगा, ये तो हमेशा ही डिप्लॉयड होते हैं, तो आराम से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। याद रखना ये बहुत कॉमन तरीका है, इसको एडवेंटिव तरीका बोलते हैं। जो भी एम्ब्रियो बने उसके अराउंड सोडियम एल्जिनेट्स वगैरह की जेल लगा दो, ये सीड बन जाएगा। तो हमने सीड बना लिया है पर एसेक्सुअली बनाया, नो वेरिएशन। ठीक है, अच्छा ये काम कब काम आएगा? ये यहाँ पे बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है इसका कि हाइब्रिड सीड किसान हर साल लाता है, पिछले साल के नहीं लगा पाता, क्योंकि अगर उसने पिछले साल के लगा दिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जानी है, वेरिएशन आ जानी है, करैक्टर बिखर जाने हैं। सो क्या करे, एपोमिक्सिस करा दे उसका, इसमें फायदा ही फायदा है, सीड भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा, वेरिएशन भी नहीं आएंगी, करैक्टर जो के त्यों बने रहेंगे। अब इसका मतलब किसान को एपोमिक्सिस सिखानी पड़ेगी, है ना, वो बड़ा चैलेंजिंग है। तो अब जब हाइब्रिड सीड बनाए जाते हैं तो साइंटिस्ट उसी टाइम कोशिश करते हैं एपोजीन्स डालने की, ताकि ये पौधा खुद अपनी एपोमिक्सिस करवाए, खुद इस रास्ते को प्रेफर करे rather than this। समझ गए? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। सो बच्चे आज के लिए काफी है, एक बार आप पढ़ के आओगे तो कल दोबारा मैं इस हिस्से को रिवाइज करवाऊंगी, पर प्लीज कैस्टर अनियन वगैरह सब पढ़ाना अच्छे से। दैट्स डन, ये वाला पोर्शन हम कल रिपीट करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू मैम। थैंक यू।